आज हम लोग अरोमा क्लासेस में इंटरनेशनल इश्यूज को लेंगे और यहाँ देखेंगे। आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में उस पर बात होगी। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इसमें सारी दुनिया की इकोनॉमी एक हो जाती है, इंटीग्रेटेड हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है और पूरी दुनिया एक मार्केट की तरह काम करता है। तो इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन करते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक इकोनॉमिक टर्म है। ग्लोबलाइजेशन ये एक इकोनॉमिक टर्म है। आप देखिएगा, इसका मतलब अर्थव्यवस्था सब एक हो जाती है, लेकिन इस यहाँ हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का असर राजनीति पर भी, पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है, कल्चर पर भी पड़ता है और वहाँ के दूसरी चीजों पर को भी ये प्रभावित करती है। जैसे आपने सुना होगा कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है, अगर आपका इकोनॉमी पर कंट्रोल है तो आप किसी भी समाज या देश में वहाँ के कल्चर पर भी, संस्कृति पर भी कंट्रोल करेंगे, राजनीति पर भी कंट्रोल करेंगे। तो सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमी पर कंट्रोल करना। तो ग्लोबलाइजेशन में जब इकोनॉमी दुनिया की एक हो जाएगी तो फिर उसका प्रभाव कल्चर पर भी, राजनीति पर भी हर जगह देखने को मिलता है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है? मार्केट का यूनिफिकेशन हो जाता है। मार्केट का यूनिफिकेशन हो जाता है, मार्केट आपस में जुड़ जाते हैं। इसको आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं कि मार्केट आपस में इंटीग्रेटेड हो जाती है, एज ए होल मिलकर काम करती है। अब जैसे कैसे मार्केट का इंटीग्रेशन है, जैसे देख लीजिए कि साउथ कोरिया में एलजी बनती का कंपनी है, या फिर दूसरी कंपनी देख लेते हैं जैसे सैमसंग साउथ कोरिया का। अब साउथ कोरिया में इसका उत्पादन, प्रोडक्शन होता है और ये भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अरब देशों में हर जगह ये सैमसंग के ये वॉशिंग मशीन या फ्रिज जो है वो मिलता है। अब ये कंपनी तो है साउथ कोरिया की, लेकिन इसका सामान हर जगह मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से साउथ कोरिया का जो मार्केट है वो भारत के मार्केट से, पाकिस्तान के मार्केट से, बांग्लादेश के, नेपाल के, अरब देशों के मार्केट से, दुनिया के देशों से जुड़ गया। तो इस तरह क्या होता है, इकोनॉमी आपस में जुड़ गई तो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, उन्होंने पूरे दुनिया के मार्केट को जोड़ कर रखा है। अब सवाल है कि इसमें सबसे क्या पहले ऐसा नहीं था ग्लोबलाइजेशन किसी चीज का? तो हाँ, पहले था, लेकिन इस अर्थ में नहीं था, इस सिचुएशंस में नहीं था। जैसे हम लोगों को मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई, उस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और जो भारत के साथ भी व्यापार करती थी, श्रीलंका के साथ भी करती थी, दूसरे देशों के साथ भी करती थी। लेकिन तब की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में काफी अंतर आ गया। आजकल जो है मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है। मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी कंपनी को कहते हैं जो एक देश से कहीं ज्यादा देशों में, अनेक देशों में सामान का उत्पादन करती है, वितरण करती है, यानी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जैसे कि मान लें कि फोर्ड कंपनी अमेरिकन कंपनी है, तो यहाँ इसका प्रोडक्शन जो है वो हेडक्वार्टर तो फोर्ड का अमेरिका में है, 40 देशों में इसके उत्पादन होता है। वो यानी ऑटोमोबाइल बनाती है और बहुत सारे ऑटोमोबाइल बनाती है, बहुत तरह के वाहन बनाती है, व्हीकल्स बनाती है और सारी दुनिया में बेचती है। जैसे अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में महिंद्रा और फोर्ड का, दोनों का आपस में ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट प्रोडक्शन होता है, वितरण भी होता है। लगभग 14 लाख गाड़ी बनाती है। ऊपर स्कॉर्पियो लिखा रहता है, नीचे महिंद्रा लिखा रहता है। ऊपर बोलेरो लिखा रहता है, नीचे महिंद्रा लिखा रहता है। ऊपर जाइलो लिखा रहता है, नीचे महिंद्रा लिखता है। दोनों मिलकर प्रोडक्शन करते हैं। और इस तरह हमने देखा कि फोर्ड कंपनी है अनेक देशों में, देश का मतलब यहाँ नेशन से ले रहे हैं, अनेक देश में, नेशन में वो अपना उत्पादन वितरण करती है। इसीलिए इसका नाम मल्टीनेशनल कंपनीज रखा गया है। अब यहाँ ये बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनी इसको लेके आगे बढ़ रही है, तो विकास कैसे हुआ, इसका ग्रोथ कैसे हुआ? अगर आप ग्रोथ देखेंगे कि ग्लोबलिज्म का ग्रोथ कैसे हुआ, सबसे बड़ी चीज है टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी यानी आप इसको कहते हैं तकनीक। तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिससे सारी दुनिया एक हो गई। जैसे मान लेते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट से कोई भी कंपनी अगर इंग्लैंड में बैठी है, जैसे पीटर इंग्लैंड, तो उसने कहा बांग्लादेश में जहां बन रहा है कि कितने दूर है, हजारों किलोमीटर दूर है, बांग्लादेश में उसने कहा कि शर्ट का डिजाइन इस तरह होना चाहिए, जेठालाल जैसा शर्ट बन गया, उसका डिजाइन ऐसा हो गया। उसने कहा इसका कटिंग ऐसा होना चाहिए, कटिंग हो गया। उसने ऑर्डर डाल दिया इंटरनेट पर, उसने सप्लाई का डिमांड्स कर दिया, ऑर्डर दे दिया, उसने बैंक से भुगतान कर दिया इंटरनेट पर, सारा काम मिनटों में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जब टेक्नोलॉजी का विकास हुआ तो दुनिया को नजदीक कर दिया गया, दुनिया नजदीक हो गई, इकोनॉमी भी एक जगह सिमट गई। जैसे मान लीजिए दुनिया एक गांव, एक विलेज बन गया। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें रोल हुआ करता है। अब दूसरी बात है कि आखिर सबसे बड़ी चीज है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है किस तरह काम करती है। ये तीन तरह से काम करती है। पहला तो ये लोकल कंपनीज को बोलती है कि आप मेरे लिए सामान बनाओ, उसको ऑर्डर देती है, और उसके बाद जब वो सामान बना लेता है तो उसके पहले भी बाद में भी उसके सामान के क्वालिटी को टेस्ट करती है। फिर जब क्वालिटी टेस्ट करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है, और फिर उस सामान पर अपना ब्रांड यानी नाम चिपका देती है। और इस तरह से वो एक तरह से बहुत सारी कंट्री में काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कानपुर में, हिंदुस्तान में बहुत सारा जूता बनता है, शूज बनता है। बाटा ले लेगी और उसको बोलेगी, क्वालिटी कंट्रोल करेगी कि इतने इतने शूज बनाओ, इतने लाख पीस, और उसमें बाटा अपना नाम चिपका देगी और इस तरह से सेल कर देगी। उसी तरह गंजी जो हमारे यहाँ रूपा और दूसरा बिग बॉस और दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स के बनते हैं, दूसरे देशों से आता है फाइन कॉटन क्लॉथ, उस पर चिपका दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो एक ये तरीका काम करने का, लोकल कंपनी के साथ मिलकर। दूसरा तरीका इनका है ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट में काम करने का। जैसे ये लोकल कंपनी जो किसी देश की है, जिसका बहुत सा आउटलेट्स है, जिसके बहुत सारे शोरूम्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, गोडाउन्स हैं, उनके साथ मिलकर ये काम करती है और उनके साथ ये शेयर आपस में बांटती है। 40, 50, 60% ऐसे भी हो सकता है। जैसे सुजुकी और मारुति सुजुकी में 80% सुजुकी कंपनी का, जो जापानीज कंपनी है, 20% भारत का। तो इस तरह आप देखिएगा दोनों मिलकर प्रोडक्शंस करते हैं, वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसी तरह फोर्ड और महिंद्रा दोनों मिलकर बनाते हैं और सेल करते हैं। लगभग 7 लाख गाड़ी भारत में बनती है, 7 लाख एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरह से ये ज्वाइंट में काम करते हैं। तीसरा ये है कि वो पूरी लोकल कंपनी को खरीद ही लेते हैं। तो इसमें आप देखिएगा जैसे कोका कोला और पेप्सी कोला ने, जैसे मान लीजिए कोका कोला ने खास तौर से वो आपको लिम्का को, थम्स अप को खरीद लिया, ओन कर लिया। पारक फूड जो था उसको खरीद लिया कारगिल फूड्स ने, और तेल में वो बादशाह बना हुआ है। या आपको रैंड बक्सी जो मेडिकल रिसर्च टीम थी, जो हर तरह की जांच करती थी, उसको रेलिवेयर यानी जर्मनी कंपनी ने खरीद लिया। तो ये 3 तरह से इनके काम करने का तरीका है। तो इस तरह से आप देखिए इनके आने से क्या होता है देश को, इसको सरकार को क्या फायदा है। इसके आने से देश को ये फायदा है, ये विदेश से पैसे भेजते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, सरकार से ज्यादा लेना देना नहीं है, सरकार का कंट्रोल इन पे ज्यादा नहीं होता है। तो ये विदेश में रहकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो एफडीआई के जरिए करते हैं। तो देश में बहुत सारा पैसा आता है, देश के करेंसी का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि अमेरिका में बैंक, वहां के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया रिवर्स रेपो रेट पर, तो वहां हिंदुस्तान से 7,000 करोड़ रुपए यानी 7 लाख यानी के 1000 करोड़ रुपया ये यहाँ से निकल गया। और इसके वजह से डॉलर के प्रति हम लोगों का करेंसी काफी डाउन हो गया, 76 से लेकर 82.37 के आसपास होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि बाहर का पैसा आ जाने से हम लोगों की करेंसी को बल मिलता है, वो मजबूत होता है। दूसरी बात कि यहाँ अगर वो आकर फैक्ट्री लगाते हैं तो हमारे मजदूरों को नौकरी मिल जाती है। यहाँ की स्किल अनस्किल जो भी लेबर है
उनको नौकरी मिलेगी। स्किल्ड लेबर में आप जान रहे हैं इंजीनियर है, टेक्नीशियंस, उनको जॉब मिल जाता है। इसके अलावा सरकार को राजस्व मिलेगा, जब जीएसटी जो सामान बिकेगा तो उसमें जीएसटी निकलेगा, या फिर एक्सपोर्ट होगा तो सरकार को फायदा होगा। तो इससे हम लोगों को मल्टी कंपनी नेशनल कंपनीज के आने से हम लोग को क्या होता है कि देश में एक तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट आप जानते होंगे, जब कोई भी कंपनी आती है तो जमीन खरीदती है, बिल्डिंग्स बनाती है, मशीन खरीदती है, तो इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एफडीआई के लिए में वही होगा बात कि यहाँ आकर जमीन खरीदेगी और बिल्डिंग बनाएगी, मशीन करेगी, तो इससे एफडीआई कहा जाता है। अब आप देखिए कि इससे आने से क्या नुकसान है। इसके आने से ये नुकसान होगा, जो हमारी कंपनी जो अभी अबोध है, जो अभी पैर पर खड़ी नहीं है, वो बंद हो जाएगी। जैसे लिम्का खत्म हो गया, आपको याद होगा बहुत सारा टीवी का प्रोडक्ट, पहले टीवी आता था, संतोष टीवी, फिलिप्स टीवी, और ये वो बहुत सा मोबाइल था, मैक्रोमैक्स वगैरह, वो सब खत्म हो गया। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनीज के पास दो चीज होती है, बेहिसाब दौलत। इतनी दौलत होती है कि छोटे छोटे अफ्रीकन देशों के राजस्व से या बांग्लादेश पाकिस्तान के राजस्व से कहीं ज्यादा उनकी आमदनी है, जैसे फोर्ड कंपनी की, एप्पल कंपनी की, आप जान रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इनके आने से क्या होता है, इनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इनके दौलत और टेक्नोलॉजी के सामने हमारी छोटी कंपनीज बंद हो जाती है। यही कारण था कि भारत जो है आजादी के बाद 1947 से 90 तक प्रोटेक्शन वाली पॉलिसी अपनाया था, यानी कि काफी इसने टैक्स लगा रखा था, टैक्स बैरियर लगा रखा था, ताकि बाहर का सामान भारत में आसानी से ना बिके, और प्रोटेक्शन मिल गया था यहाँ के कंपनीज को, लोकल कंपनीज को। इसी को प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अब जब हम लोगों ने ये सोचा 1990-91 के समय में, जब मनमोहन सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, तो ये फैसला किया गया कि रिसेशन चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रहा है, अब खोल दिया जाए कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस लायक है कि दुनिया के कंपनीज के कंपटीशन में आ जाए, टक्कर आ जाए, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी वगैरह। तो अब इस तरह से खोल दिया गया, और देखिए टाटा भी मल्टीनेशनल हो गया, महिंद्रा भी मल्टीनेशनल हो गया। सबसे बड़ी बात एशियन पेंट, देखिए भारतीय कंपनी कहाँ से कहाँ चलेगी, और कुछ कंपनी जो है कमजोर जो है वो बंद भी हो गई, ये भी सच्चाई है। तो ये साथ बात होती है। अब इसका दूसरा चीज देखिएगा कि मजेदार बात है कि जो फॉरेन कल्चर भी हम लोग का इससे प्रभावित होता है। ये कल्चर में होमोजेनाइजेशन क्रिएट कर देता है। होमो माने आप जानते हैं कि एक जैसा, होमोजेनाइजेशन एक जैसा कल्चर हो गया। लोग शर्ट में टी शर्ट पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, हाफ पैंट पहन रहे हैं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखिएगा हमारा भारत नृत्यम, कथकली और ओडिसी, ये सब डांस खत्म हो गया, हिप हॉप हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जैसे मल्हार है और दूसरे दूसरे राग हैं हमारे, वो सारे खत्म हो गए, अब बादशाह का रैप चलता है। उसके अलावा आप देखिएगा कि हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो सैकड़ों साल से यहाँ डेवलप हुए, तबला है, हारमोनियम है, सितार है, ये खत्म हो गए, उसके जगह इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। तो हमारा पूरे कल्चर का कुर्बानी हो जाता है, ये हमारा कल्चर सत्यानाश हो जाता है। इसके अलावा आप डीप जाइएगा तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी डगमगा जाती है। अब जैसे देखिएगा कि लिव इन रिलेशन हो गया, लड़का लड़की बिना शादी के साथ रह रहे हैं, ये तो भारत में परंपरा नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा ही है। और उसको सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया ठीक है भाई, बच्चे भी हो गए, उसको भी आप यानी कि पिता का हक मिलेगा। ये सारे बदलाव उसी के थ्रू आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आ रहे हैं। तो इस तरह जैसे यहाँ पिज्जा खाने लगे बच्चे, बर्गर खाने लगे, खाना पीना भी ट्रांसपोर्टेड हो जाता है ग्लोबलाइजेशन से, इसका असर पड़ता है। इसका एक और यानी कि असर ये होता है, प्रभाव ये होता है कि आप देखेंगे प्रदूषण फैलता है पर्यावरण में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी वो यहाँ आकर अपना फैक्ट्री लगाएगी, उसमें से धुएं निकलेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC फैलेगा। ऑलरेडी ये लोग अपने देश में फैला चुके हैं, अब भारत के पर्यावरण को भी दूषित करेंगे। अब तो इस तरह से यहाँ पर्यावरण का नुकसान होगा। प्लस इनकी कंपनी को बनाने के लिए पेड़ों को काटना होगा, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, उसमें से बहुत सारे जीव जंतु जो कीमती हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका भी नुकसान है। और एक और आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो ये है कि पॉलिटिकल इसका भी असर यानी राजनीतिक असर भी होता है। राजनीतिक असर इसका ये होता है कि स्टेट हमेशा से वेलफेयर स्टेट है।
अब आप देखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तक, जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बना रहा है। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये हुआ, रोड बनाएगी सरकार, बिजली की व्यवस्था करेगी, पानी देगी, हॉस्पिटल बनाएगी, गरीब लोगों के लिए स्कूल देगी। अब ये सरकार ये काम धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है। रोड बड़ी कंपनी बनाएगी, बिजली अडानी देंगे, और दूसरा पानी की व्यवस्था कोई और करेगा। सबको अपने अपने चार्जेस वो अपने लेंगे, क्योंकि सरकार जो काम करती है वो वेलफेयर पर्पज से करती है, तो इंटरेस्ट नहीं लेती है, प्रॉफिट नहीं लेती है। प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट लेती है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी सेवा कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया। और सरकार का जो कैरेक्टर था वेलफेयर स्टेट का, वो वेलफेयर स्टेट से हटकर पुलिस स्टेट का हो गया। अब सरकार पुलिस स्टेट बन गई। और एक और चीज देखने को मिलता है, यूनिपोलर वर्ल्ड में जब से सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो अब अमेरिका को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, तो अमेरिका अपने तरह की अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सारी दुनिया पर थोप दी। और ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, एक खास विशेष तरह की अर्थव्यवस्था, उसको सबको थोप दिया गया। और इस तरह से यानी पूरी दुनिया बदल गई। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूँ फैसला करना। वैसे फिर भी इस अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, विकासशील देश के लिए ये MNC का आना, ग्लोबलाइजेशन का होना अच्छा है, क्योंकि इससे जीवन स्तर बढ़ जाता है। पहले आप याद करें, एम्बेसडर फिएट पर चढ़ते थे, अब बेहतरीन गाड़ी पर चढ़ रहे। पहले राजदूत चलाते थे, अब आप राजदूत की जगह एक अच्छे बाइक चला रहे हैं। तो इस तरह से होता है। इसका अंतिम प्रॉब्लम ये है जो सामने आ रहा है प्रभाव, वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन से एक विशेष वर्ग को ही फायदा होता है, ऐसा वर्ग जो इंग्लिश बोलता है और जो स्किल्ड है, जैसे इंजीनियर वगैरह। लेकिन बाकी जो हमारे समाज के वर्ग हैं, उनको कोई फायदा दिखता नहीं है, उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक और प्रॉब्लम लास्ट में आपको बता दूं, इससे लेबर को बहुत ज्यादा हानि हो रही है, क्योंकि जो भारत में लेबर लॉस बना हुआ है, जो श्रम यानी कि कानून बने हुए हैं, उनकी धज्जियां उड़ रही है। अब लेबर लॉस में उनको संडे को छुट्टी नहीं है, उनके वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे बढ़ गए हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको औरत है तो मैटरनिटी लीव नहीं है और उनसे ज्यादा काम कराया जाता है, फैसिलिटीज कम दी जाती है। ये सारा प्रॉब्लम्स भी है। फिर भी हम किसी चीज को अच्छा या बुरा तभी कहेंगे, उसको तराजू के दोनों पल्ले पर रख देंगे। अगर उसमें अच्छाई ज्यादा है तो वो चीज अच्छी होगी। तो ग्लोबलाइजेशन में तराजू थोड़ा नीचे की तरफ चला जाता है, भारी हो जाता है, तो ग्लोबलाइजेशन को अच्छी चीज ही मानेंगे, क्योंकि इसके निगेटिव इफेक्ट्स कम है, फायदे ज्यादा। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक है। थैंक यू।